भारत का एक ऐसा राज्य है जो राइट टू हेल्थ को अपने नागरिकों को देने वाला केवल भारत का ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका महाद्वीप का भी पहला राज्य बन गया है। दरअसल मैं यहाँ बात कर रही हूँ राजस्थान की। अब राजस्थान के नागरिकों के पास में अपने दूसरे राइट्स के साथ साथ हेल्थ का राइट भी होगा। राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल 2022 22 सितंबर 2022 को विधानसभा में पेश किया गया। फिर इसको एक प्रवर समिति को भेजा गया था और इसके बाद में 21 मार्च 2023 को ये बिल पारित हुआ। इस वीडियो में मेनली हम दो टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। पहला ये कि राइट टू हेल्थ बिल के थ्रू आप सबको कौन कौन से राइट्स मिले हैं, और दूसरा क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू हेल्थ को लेकर कुछ कहा गया है, क्या ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट है। तो अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम देखते हैं कि राइट टू हेल्थ बिल में आप सबको कौन कौन से राइट्स मिले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि राइट टू हेल्थ बिल में है क्या। देखिए, इस बिल की पूरी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ इस वीडियो में मैं आपको केवल मेन पॉइंट बताऊंगी जो आपके लिए जानने बहुत जरूरी है ताकि आप अपनी इस हेल्थ के राइट का बेनिफिट उठा सकें। राजस्थान राज्य के प्रत्येक निवासी को यह अधिकार होगा कि वो इमरजेंसी कंडीशन में बिना किसी शुल्क या पूर्व भुगतान के आपातकालीन उपचार और देखभाल ले सकता है। इसे मैं आपको यूँ समझाती हूँ कि जनरली हमने ऐसा देखा है कि इमरजेंसी कंडीशन में भी हॉस्पिटल्स प्री पेमेंट की मांग करते हैं, यानी कि एडवांस में आप पैसे जमा करवाइए उसके बाद ही ट्रीटमेंट होगा। ये हो सकता है कि मरीज और उसकी फैमिली के पास में प्री पेमेंट जमा करवाने के पैसे ही ना हो। तो अब आरटीएच में ये साफ कहा गया है कि कोई भी हॉस्पिटल डॉक्टर इमरजेंसी कंडीशन में किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करने से मना नहीं कर सकता है। और अगर मान लो कि ट्रीटमेंट के बाद में भी मरीज अगर उस हॉस्पिटल वाले को पैसे नहीं दे पाता है तो उसका पुनर्भरण सरकार करेगी। यानी सिंपल शब्दों में ये है कि कोई भी हॉस्पिटल और डॉक्टर इमरजेंसी कंडीशन में किसी भी पेशेंट और उसकी फैमिली वालों से प्री पेमेंट यानी कि एडवांस में पैसे जमा करवाने के लिए नहीं कहेगा। और ट्रीटमेंट के बाद भी अगर मान लीजिए कि पेशेंट वो पैसे नहीं दे पाता है तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि उसका पुनर्भरण अब सरकार करेगी। यहाँ पर एक चीज मेन बात है कि एक मरीज को इमरजेंसी कंडीशन में न तो सरकारी न प्राइवेट और न ही कोई डॉक्टर इलाज करने से मना कर सकता है। और इसके अंदर सभी सरकारी और निजी संस्थान आएंगे, लेकिन कौन कौन से निजी संस्थान आएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। राजस्थान के प्रत्येक निवासी को सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उनमें उपलब्ध हेल्थ के लेवल के अकॉर्डिंग सभी टाइप की ओपीडी, आईपीडी सेवाएं, सलाह, दवाइयां, जांच, आपातकालीन परिवहन, प्रक्रिया सेवाएं, आपातकालीन केयर निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा। यानी कि इन सब के लिए आपको किसी भी टाइप का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। राजस्थान के सभी निवासियों को चिकित्सा संस्थान और डेजिग्नेटेड हेल्थ केयर सेंटर में नियमों के अकॉर्डिंग निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का अधिकार मिलेगा। मतलब कि जो भी मेडिकल इंस्टीट्यूट और डेजिग्नेटेड हेल्थ केयर सेंटर है वहां पर आपको ट्रीटमेंट करवाने पर कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर कोई व्यक्ति रोड एक्सीडेंट में घायल हो जाता है तो उसे फ्री ट्रांसपोर्ट, इलाज और बीमा प्राप्त करने का अधिकार होगा। मान लीजिए कि अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया तो उसे वहां से हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट होगा उसका उसे कोई पैसा नहीं देना होगा। यहाँ तक कि उसे अपने ट्रीटमेंट के लिए भी कोई चार्ज नहीं देना होगा और उसे बीमा का अधिकार भी मिलेगा। हम ना जनरली ये देखते हैं कि आधे से ज़्यादा जो लोग अपना ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं उन्हें ये भी नहीं पता होता कि उन्हें कौन सी बीमारी है, उनका ट्रीटमेंट कितना लंबा चलने वाला है, उनके ट्रीटमेंट में खर्चा कितने आने वाला है और उन्हें जो बीमारी हुई है उसके होने के पीछे का कारण क्या क्या है। तो देखिए, अब आरटीएच आने के बाद में राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को ये जानने का अधिकार होगा कि उसे जो बीमारी हुई है उस बीमारी का नेचर क्या है, उस बीमारी के होने के पीछे का कारण क्या क्या है, और जो उसको बीमारी हुई है उसके लिए कौन कौन सी जांच होती है, उसकी केयर कैसे की जाएगी, उसका ट्रीटमेंट कितना लंबा चलेगा, उसके ट्रीटमेंट के क्या क्या परिणाम रहेंगे, उसके ट्रीटमेंट में क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगे, क्या खर्चा आएगा, ये सब जानने का उसे अधिकार होगा। अगर हम बात करें कि इमरजेंसी की स्थिति क्या होगी तो इसमें है एक्सीडेंटल इमरजेंसी, सर्पदंश यानी स्नेक बाइट या फिर जानवर के काटने के कारण इमरजेंसी, और स्टेट हेल्थ अथॉरिटी द्वारा डिसाइड इमरजेंसी कंडीशन को शामिल किया गया है। एक्सीडेंटल इमरजेंसी से मतलब ये होता है कि अनजाने में या फिर मान लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड कोई दुर्घटना हो जाती है जिसकी वजह से किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है या फिर उसे चोट लग जाती है, तो ये सब इसमें आती हैं। इसमें ना सड़क, जल, रेल और वायु दुर्घटना शामिल है। मान लीजिए कि कोई दुर्घटना हो गई है या आपराधिक घटना हो गई है या फिर कोई भी इमरजेंसी कंडीशन है जिसकी वजह से मान लो किसी व्यक्ति को चोट लगी है, तो उस व्यक्ति को प्राइमरी ट्रीटमेंट देना, एडवाइस देना और हेल्प देना, ये सब इमरजेंसी केयर में आता है।
इमरजेंसी प्रसूति केयर भी इसमें शामिल है, जिसमें मान लीजिए कि अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है और उसकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसके ट्रीटमेंट को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में कोई दुर्घटना, क्रैश, आपराधिक घटना या कोई अन्य आपात स्थिति में घायल व्यक्ति को जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उससे पूर्व उसकी स्थिति को स्टेबल बनाए रखने के लिए मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाले ट्रीटमेंट को शामिल किया गया है। किसी भी घायल व्यक्ति को अगर ट्रीटमेंट के लिए कहीं भेजना पड़े तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इसमें मरीज को ये भी राइट मिलेगा कि वो जिस दुकान या लैब से चाहे वहां से दवाएं खरीद सकता है। ये निजी हॉस्पिटल की इन हाउस फार्मेसियों से दवा खरीदने पर जोर देने से भी रोकेगा। हमने ऐसा देखा है ना कि जब हम किसी भी हॉस्पिटल या डॉक्टर से मेडिसिन लेने जाते हैं तो वो हमें बोलते हैं कि आप इसी शॉप से जाकर मेडिसिन लेकर आएं, या फिर कई बार क्या करते हैं कि वो उसी शॉप की मेडिसिन लिखते हैं। लेकिन अब से ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास में RTH है। अब आप जिस शॉप से चाहें उस शॉप से जाकर मेडिसिन ले सकते हैं। और अगर कोई आपके साथ ऐसा करता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास में क्या क्या राइट है। अगर कोई मेडिको लीगल मामला है, यानी एक ऐसा मामला है कि जिसमें मेडिकल इमरजेंसी के साथ साथ कानूनी मसला भी शामिल है, तो उसमें ना अब इलाज करवाने के लिए पुलिस की परमिशन की कोई नीड नहीं होगी। जबकि आपको याद होगा कि पहले ऐसा होता था कि डॉक्टर बोलते थे कि हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक पुलिस केस है। लेकिन अब ऐसा सीन नहीं होगा, क्योंकि अब आपके पास में राइट टू हेल्थ है। अब आपको रिकॉर्ड और आपकी जो जो टेस्ट करवाए गए हैं उनकी रिपोर्ट्स और बिलों के बारे में भी जानने का अधिकार होगा। पहले ऐसा होता था कि ना हम हॉस्पिटल जाते थे, हमारे टेस्ट करवाए जाते थे और लास्ट में हमें वो टेस्ट और हमें बिल थमा दिया जाता था और हमें पता भी नहीं होता था कि उन टेस्ट की रिपोर्ट्स में आया क्या क्या है और वो बिल इतना बड़ा कैसे बन गया है। लेकिन अब आपके पास में सब कुछ जानने का अधिकार होगा। अब आपके पास में ये भी राइट होगा कि जिस व्यक्ति से आप अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, यानी कि उस हेल्थ केयर देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, उसका प्रोफेशनल स्टेटस और जॉब चार्ट जानने के बारे में भी आपको अधिकार होगा। अगर मान लीजिए कि कोई फीमेल पेशेंट है और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किसी मेल प्रैक्टिशनर के द्वारा किया जा रहा है, तो वहां पर किसी एक अन्य महिला को रखने का भी आपके पास में अधिकार होगा। किसी उपचार या निर्धारित जांचों के लिए पूर्व सूचित सहमति देने का भी अधिकार होगा। मान लीजिए कि आप किसी चिकित्सा संस्थान के अंदर अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो आपको किसी दूसरे चिकित्सा संस्थान में भी ऑप्शनल ट्रीटमेंट चयन करने का अधिकार होगा। धर्म, लिंग, मूलवंश, जाति, आयु, जन्म स्थान के भेदभाव के बिना तथा किसी बीमारी या अवस्था की दशा में राज्य की निवासी का बिना किसी भेदभाव के उपचार किया जाएगा। राजस्थान के प्रत्येक निवासी को चिकित्सा संस्थान में उपलब्ध सभी तरह की सुविधाएं और सर्विसेज का चार्जेज और रेट जानने का भी अधिकार होगा। अगर कोई मरीज किसी अन्य डॉक्टर्स या इंस्टीट्यूट से सेकंड ओपिनियन लेना चाहता है तो वो जिस चिकित्सा संस्थान में ट्रीटमेंट करवा रहा है उसे वहां से उपचार, रिकॉर्ड और सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा। पहले ऐसा होता था कि मरीज को पता ही नहीं होता था कि उसका ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, उसको कौन कौन सी मेडिसिन दी जा रही है, और अगर वो डॉक्टर से पूछते भी थे तो डॉक्टर उसे बताते नहीं थे। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। अब से उन्हें आपको वो हर चीज बतानी होगी। यानी कि शॉर्ट में आप ये कह सकते हैं कि आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज जाननी है, आपको वो सब चीज जानने का अधिकार होगा। मान लीजिए कि आप किसी एक हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं और अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं करवाना, मुझे किसी दूसरे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना है, और आप डॉक्टर की सलाह के विरुद्ध जाकर वो हॉस्पिटल छोड़ते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको उस हॉस्पिटल से अपनी पूरी ट्रीटमेंट समरी प्राप्त करने का भी अधिकार होगा। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का हेल्थ इंश्योरेंस सरकार अपने लेवल पर करवाएगी। किसी भी तरह की महामारी के दौरान होने वाले रोगों के इलाज को भी इसमें शामिल किया गया है। इलाज के दौरान अगर मान लीजिए किसी मरीज की अस्पताल में मौत हो जाती है और उसने इलाज का पूरा भुगतान नहीं किया है, तब भी हॉस्पिटल वाले उसकी डेड बॉडी को नहीं रोक पाएंगे। और अगर मान लीजिए कि कोई पेशेंट किसी क्रिटिकल कंडीशन में है और उसे किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करना है, तो दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करने की जिम्मेदारी भी हॉस्पिटल वालों की ही होगी। सर्जरी और कीमोथेरेपी की सूचना पहले से ही मरीज और उसकी फैमिली को देनी होगी और उनकी सहमति भी लेनी होगी। निजी अस्पतालों को भी अब मरीज की बीमारी को गोपनीय रखना होगा। और अगर मान लीजिए कि आप किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आपको जो जो उसके ट्रीटमेंट के लिए मेथड अवेलेबल है आपके पास में, आपको वो सारे बताने होंगे और उन उपलब्ध ऑप्शनल मेथड में से कौन सा ट्रीटमेंट वो पेशेंट लेना चाहता है उसका सिलेक्शन वो खुद करेगा। अगर कोई व्यक्ति इस एक्ट का उल्लंघन करता है तो पहली बार 10,000 और दूसरी बार 25,000 का जुर्माना देना होगा। इस बिल में मरीज और उसके परिजनों के लिए भी कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के साथ मरीज या उसके परिजन दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। साथ ही अप्राकृतिक मृत्यु के मामले में पोस्टमार्टम करने की भी अनुमति देनी होगी।
शिकायत के निवारण के लिए शिकायत निवारण तंत्र विकसित किया गया है। किसी व्यक्ति को इलाज ना मिलने पर या इलाज से संबंधित अन्य शिकायत होने पर उसे 15 दिनों के भीतर ही उसी चिकित्सा संस्थान के प्रभारी को शिकायत करनी होगी। यदि संस्था प्रभारी 3 दिन में शिकायत का समाधान नहीं करता है तो वह शिकायत जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण के पास भेजी जाएगी, जिसे उसको 30 दिन में सॉल्व करना होगा। इफ यहाँ भी शिकायत का समाधान नहीं होता है तो फिर उसे स्टेट हेल्थ अथॉरिटी के पास भेजा जाएगा। डॉक्टर्स के लिए भी इस बिल में व्यवस्था की गई है। बिल में चिकित्सकों, चिकित्सा कार्मिकों एवं चिकित्सा संस्थानों को भी सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है एवं उनकी वित्तीय हितों को भी सुरक्षित किया गया है। समय पर भुगतान के लिए ऑटो अप्रूवल का भी प्रावधान किया जा रहा है। शिकायत निवारण प्राधिकरणों में भी चिकित्सकों का समुचित प्रतिनिधित्व रखा गया है। राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था हिंसा और संपत्ति के नुकसान का निवारण अधिनियम 2008 तथा SOP 29 मई 2022 के द्वारा भी चिकित्सकों को सुरक्षा प्रदान की गई है। अगर हम देखें तो राजस्थान में पहले से ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, दुर्घटना बीमा योजना, RTHS स्कीम और बहुत सारी हेल्थ स्कीम चल रही हैं। तो फिर RTH को लाने की जरूरत ही क्या थी? तो इस पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री यानी कि राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने विधानसभा में कहा था कि चिरंजीवी कार्ड होने के बावजूद भी कभी कभी हॉस्पिटल्स वाले एडवांस में पैसा जमा करवाने के लिए बोलते हैं और मुझे ना ऐसी शिकायतें मिलती रहती हैं और हमने ऐसा पैसा अस्पतालों से वापस भी लिया है और इसी को रोकने के लिए ही हम राजस्थान में RTH को लेकर आ रहे हैं। अगर अब राजस्थान में देखें तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा और साथ में 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा शामिल है। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना में सभी प्रकार के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में इंडोर, आउटडोर सभी प्रकार की जांचें और दवाई सहित इलाज निःशुल्क है। RGHS यानी कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत सभी प्रकार के राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा दी गई है और अब आप सबको निःशुल्क स्वास्थ्य योजनाओं की कानूनी गारंटी स्वास्थ्य का अधिकार भी मिल गया है। बाद में इस बिल में 8 नए पॉइंट्स पर एग्रीमेंट हुआ था। आप चाहो तो वीडियो को स्टॉप करके इनको रीड कर सकते हो कि वो 8 पॉइंट्स क्या थे। ये डॉक्टर की राजस्थान में हड़ताल के बाद में डॉक्टर्स और राजस्थान सरकार के समझौते के बाद के पॉइंट्स है। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि आप सबको जो राइट टू हेल्थ बिल के थ्रू राइट्स मिले हैं आपको वो सब जानने चाहिए और ताकि आप अपने राइट्स के बारे में अवेयर हो पाए कि हाँ मुझे ये राइट्स मिले हैं हेल्थ को लेकर। तो इस वीडियो को ना आप अपने रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपने राइट्स से अवेयर हो पाए। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में RTH को लेकर कुछ कहा गया है। क्या RTH फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट है? यह एक प्रगतिशील कानून है जो संविधान के आर्टिकल 47 और आर्टिकल 21 के अनुरूप स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी देता है। अगर हम भारत का संविधान देखें तो भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत ये कहता है कि हर नागरिक के सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना चाहिए। आर्टिकल 38, 39, 42, 43, 47 ने स्वास्थ्य के अधिकार की प्रभावी प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्यों का मार्गदर्शन किया है। हालांकि संविधान में कहीं भी विशेष रूप से स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ऐसा किया है जहां पर आप ये मान सकते हैं कि हाँ स्वास्थ्य का अधिकार भी एक फंडामेंटल राइट है। तो उन जो केसेस थे उनको देख लेते हैं अपन। साल 1989 में परमानंद कटारा बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रत्येक डॉक्टर चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या अन्य कहीं जीवन की रक्षा के लिए उचित विशेषज्ञता के साथ अपनी सेवाएं देना उसका पेशेवर दायित्व है। 1996 में पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक कल्याणकारी राज्य में सरकार का प्राथमिक कर्तव्य लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना और उन्हें पर्याप्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। भारत के राजस्थान राज्य में तो राइट टू हेल्थ बिल है, लेकिन भारत के अन्य राज्यों में भी राइट टू हेल्थ बिल को लेकर आना चाहिए, क्योंकि भारत जैसे निम्न आय वाले देश में मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर किसी व्यक्ति के पास में इतने पैसे नहीं होते कि वो इतना महंगा ट्रीटमेंट अफोर्ड कर पाए अगर उसे कोई बीमारी हो जाए तो आपकी इस पर क्या राय है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या भारत के हर एक राज्य के अंदर RTH लागू होना चाहिए? और इस वीडियो में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।